हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। पढ़ते हैं आगे इस सीरीज में और करते हैं इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 15। अब तक हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है सेट नंबर 14 तक। ये हमारा सेट नंबर 15 है। इस सीरीज के अंदर जितने भी वीडियोज आएंगे उसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट है 5000 MCQ नाम से। तो अगर आप प्रीवियस सेट्स को देखना चाहते हैं या कभी भी देखने का मन करें तो आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। इस सीरीज के अंदर आने वाले वीडियोज के PDF डाउनलोड करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल का ID है। आप इस टेलीग्राम चैनल ID से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर ये QR कोड है, इसे स्कैन कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय गति उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। यहाँ पर देखिए वृत्तीय गति यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ रहे हो। वृत्तीय गति यानी कि वृत्तीय पथ पर क्या है कि गति हो रही है, इसका मतलब तो यही हो गया। कोई भी वस्तु अगर वृत्तीय पाथ पर गति कर रही है तो उसे हम लोग वृत्तीय गति बोलेंगे। और यहाँ पर एक समान लिखा हुआ है, मतलब चाल में परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पे चाल में परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब एक नियत चाल से जो है वस्तु वृत्तीय पाथ पर घूम रही है। जैसे मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड या फिर 10 मीटर पर सेकेंड, कोई एक नियत चाल से जो है वस्तु वृत्तीय पथ पर घूम रही है। तो एक समान वृत्तीय गति आप यहाँ पर समझ गए। पूछा है इनमें से क्या जो है परिवर्तित नहीं होता। देखो गति तो बोल ही रखा है कि एक समान वृत्तीय गति है, तो ये तो परिवर्तित नहीं होगी। यहाँ पे गति चाल बात बराबर ही है। द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन होने से रहा, ये भी नहीं होगा। दिशा हमारा आंसर हो जाएगा। वृत्तीय पथ पर कोई भी वस्तु घूमती है ना तो उसके दिशा में लगातार परिवर्तन होता है, एक बार दो बार नहीं, लगातार हर पॉइंट पे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर अगर वस्तु पहुँच जाए तो इसकी दिशा क्या होगी, तो आपको क्या करना है कि स्पर्श रेखा खींच देना है यहाँ पे, ये इसकी दिशा हो जाएगी। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगी, अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगी, अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगी। तो हर पॉइंट पर दिशा में क्या है कि परिवर्तन होता है। इसीलिए वृत्तीय पथ पर कोई भी वस्तु अगर गति कर रही है तो गति तो एक समान हो सकती है, लेकिन वेग उसका कभी भी नियत नहीं होगा। वेग नियत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेग में आप जानते हो गति के साथ साथ क्या है कि दिशा ये भी होती है। और वेग को हम लोग नियत तभी बोलेंगे जब गति भी नियत हो, दिशा भी नियत हो। यहाँ पर तो केवल गति नियत है, दिशा नियत नहीं है। दिशा में परिवर्तन के कारण वेग में परिवर्तन जो है यहाँ पर हम बोलेंगे कि होगा। तो आंसर हमारा C हो जाएगा। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा बराबर यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv² होता है। याद रखिएगा यहाँ पर जो v है ये गति है, चाल है, वेग नहीं है। तो ये द्रव्यमान है और ये चाल है। तो द्रव्यमान और वजन नहीं, द्रव्यमान और वेग ये सही है। अब देखो यहाँ पर चाल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वेग के साथ हम लोग चले जाएंगे। मान लीजिए अगर वस्तु जो है ऐसे सीधी रेखा पे चल रही है तो वहाँ पर वेग बराबर हमारा गति हो जाता है। तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इस फॉर्मूले में ये जो v है ये चाल होता है, ठीक है, गति। लेकिन यहाँ पर चाल या गति नहीं है तो हम लोग वेग के साथ चले जाएंगे, D हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ती भ्रूण के आधार पर पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है। तो यह गर्भाशय, जो भ्रूण है ये गर्भाशय में ही होता है ना, वहीं पर डेवलप होता है। तो C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी ऐसे तार के प्रतिरोध का क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट विभवांतर लागू किया जाता है और तार से करंट का प्रवाह 1 एम्पियर होता है। हमारे पास विभवांतर दिया गया है कि 2 वोल्ट है और करंट है 1 एम्पियर। हमसे पूछा है कि प्रतिरोध क्या होगा, तो ओम का नियम हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। V = I × में R हो जाएगा। यहाँ से R हमारा हो जाएगा V/I। V हमारा 2 है, I हमारा 1 है, तो 2 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो ओम है ये SI मात्रक है प्रतिरोध के लिए। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तने हुए रबर बैंड में जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा, इन सारे में जो ऊर्जा होती है ये स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसे आप वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लेना। इन सभी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। इसमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरेसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब में हीलियम गैस भरी होती है या इसके स्थान पर कोई दूसरी गैस भी भरी हो सकती है। जब इस हीलियम गैस से, या फिर बोल दो जब इस फ्लोरेसेंट ट्यूब में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तब ये जो हीलियम गैस है
ये आयोनाइज्ड हो जाती है, यानी कि आयनीकृत हो जाती है। आयोनाइज्ड होने के बाद यहाँ पर पदार्थ की चौथी अवस्था का निर्माण होता है, जिसे हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। और प्लाज्मा में चमक होती है। प्लाज्मा अवस्था बनने के बाद उसमें चमक आती है, लेकिन किस रंग का चमक होगा ये डिपेंड करता है गैस के ऊपर कि कौन सी गैस है। गैस चेंज कर देंगे तो जो रंग होगा ना चमक का, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। तो प्लाज्मा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। सूर्य और तारों में जो चमक होती है, सूर्य तारों में जो चमक होती है, ये भी प्लाज्मा स्टेट के कारण ही होता है। प्लाज्मा स्टेट के लिए जो है ना हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत ही ज़्यादा तापमान चाहिए होता है। सूर्य और तारों पर ये जो है तापमान प्राप्त हो जाता है, इसलिए सूर्य तारों में जो चमक होती है ये प्लाज्मा स्टेट के कारण ही होती है। बोस आइंस्टीन संघनन, ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? तो आंसर हमारा मेंडलीव हो जाएगा। हालांकि मेंडलीव से पहले न्यूलैंड्स आए, उससे पहले डोबेरेनर आए। इन सारे ने जो अपना वर्गीकरण किया था तत्वों का, परमाणु द्रव्यमान के ही आधार पर किया था। लेकिन मेंडलीव साहब को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो परमाणु द्रव्यमान पर ही आधारित था। तो अगर मेंडलीव ऑप्शन में दिखे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी सारे तो होंगे ही नहीं। डोबेरेनर साहब ने अपना त्रिक दिया था। कितने त्रिक दिए थे? 3 दिए थे। न्यूलैंड साहब ने अष्टक सिद्धांत दिया था। अष्टक नियम बोल दो या फिर अष्टक सिद्धांत। डाल्टन साहब ने अपना डाल्टन थ्योरी दिया था 1808 में। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उसी गति के साथ वो गतिशील ही रहना चाहती है। क्यों? जड़त्व के कारण। जड़त्व के कारण यानी कि इनर्शिया के कारण, जड़त्व के कारण। आंसर हमारा डी हो जाएगा। देखो जड़त्व जो है ये कोई भौतिक राशि नहीं है, इसका कोई मात्रक वात्रक नहीं होता है। जड़त्व जो है ये सीधा डिपेंड करता है द्रव्यमान पे, मास पे। तो जिसका मास ज़्यादा उसका जड़त्व ज़्यादा, जिसका मास कम उसका जड़त्व कम। लेकिन ये भौतिक राशि नहीं है और ना ही इसका कोई मात्रक है। बल का मात्रक आप जानते हो, SI मात्रक न्यूटन होता है। संवेग का किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है और वेग का मीटर पर सेकंड होता है। जड़त्व कोई भौतिक राशि नहीं है, इसका कोई मात्रक नहीं है। जड़त्व का नियम जो है गैलीलियो ने दिया था। 1 वाट बराबर क्या होता है? वाट क्या है? शक्ति। शक्ति, पावर। तो पावर बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटे में समय, या फिर हम लिखते हैं ऊर्जा बटे में समय। अब कार्य का SI मात्रक भी जूल होता है, ऊर्जा का SI मात्रक भी जूल होता है, तो जूल बटे में सेकंड। तो 1 वाट बराबर क्या हो जाएगा? 1 जूल बटे में सेकंड। 1 जूल बटे में सेकंड। वाट जो है SI मात्रक है शक्ति के लिए। शक्ति के लिए SI मात्रक जूल प्रति सेकंड है, इसी को हम लोग वाट बोलते हैं। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? प्रोटॉन की गति, इलेक्ट्रॉन की गति, पॉजिट्रॉन की गति, न्यूट्रॉन की गति, किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। ये भी याद रखना आप कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस दिशा में भाग रहा है तो जो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है ये इस दिशा में होता है। ये करंट का डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन है। तो जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन भागते हैं उसके विपरीत दिशा में करंट का फ्लो होता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। पॉजिट्रॉन आपका होता है एंटी इलेक्ट्रॉन, है ना, एंटी इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन E- होता है ना, तो ये पॉजिट्रॉन E+ होता है, E+। भार का SI यूनिट क्या है? तो भार बराबर होता है हमारा द्रव्यमान गुने में त्वरण। और भार जो है अपने आप में बल है, फोर्स है, और बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, तो न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। डाइन CGS मात्रक होता है, बल का CGS मात्रक। CGS यूनिट बल का क्या होता है? डाइन। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के। जीवधारियों के वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है?
जीवधारियों के वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो ये है जाति। जातियाँ जो है मिल करके वंश का निर्माण जो है करती है, ये जाति है। जीनस का मतलब होता है वंश, है ना, वंश। फैमिली का मतलब होता है कुल। ऑर्डर का मतलब होता है गण, जिसे यहाँ पर क्रम लिखा गया है। क्लास का मतलब है यहाँ पर वर्ग। फाइलम का मतलब है संघ। और किंगडम का मतलब है जगत। सबसे ज़्यादा समानता हमें प्रजातियों के अंदर देखने को मिलती है, उससे कम समानता जो है वंश के अंदर, उससे कम समानता कुल के अंदर। तो जैसे जैसे हम जाति से जगत की तरफ जाएंगे, जो असमानताएं हैं बढ़ती जाएगी और समानताएं घटती जाएगी। ये जो हमारा ऑर्डर है ना, ऐसे ये आरोही क्रम है। आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। जाति से हम लोग जगत की तरफ जाते हैं तो इसे हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, आरोही क्रम बोलते हैं। और जब हम ऐसे आएंगे तो इसे हम लोग अवरोही क्रम बोलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। आध्यात्मिक गुण बढ़ता है आवर्त सारणी में जब हम जाते हैं बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो जो आध्यात्मिक गुण है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, ये बढ़ता है। ये ध्यान में रखिएगा, आध्यात्मिक गुण जो है ये बढ़ेगा। तो अब देखो, ऑक्सीजन से सिलेनियम, ऑक्सीजन से सिलेनियम हम नीचे आएंगे तो आध्यात्मिक गुण घटेगा, क्योंकि हमें ऊपर से नीचे जाना है बढ़ने के लिए। तो ये आंसर नहीं होगा। सोडियम से क्लोरीन, ये रहा सोडियम तीसरे आवर्त में, सोडियम से क्लोरीन यहाँ तक हम बाएं की तरफ जाएंगे तो आध्यात्मिक गुण बढ़ेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम से बेरियम, मैग्नीशियम से बेरियम नीचे आएंगे तो घटेगा। और पोटेशियम से सीजियम ऐसे आएंगे तो घटेगा। आंसर हमारा बी। यदि 5 सेकंड में किसी वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना है। त्वरण बराबर होता क्या है, त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टे में समय, यानी वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग त्वरण बोलते हैं। अंतिम वेग है 10 मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक वेग है 5 मीटर पर सेकंड, बट्टे में समय 5, तो ये 5 बट्टे में 5 यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और वमन को यानी कि उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो लार का आना, उल्टी आना, खांसना, छींकना, ब्लड प्रेशर, ये सारे कंट्रोल किए जाते हैं मेडुला के द्वारा। और ये सारे अनैच्छिक क्रियाएं हैं, मतलब वो क्रिया है जिस पर आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, आप अपने हिसाब से इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मेडुला हमारा आंसर हो जाएगा। मेडुला ऑब्लंगाटा, पूरा नाम है मेडुला ऑब्लंगाटा। श्वसन दर, हृदय स्पंदन दर, खांसना, छींकना, रुधिर दाब, वमन, निगलना इत्यादि जैसे अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क के मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। ये जो पॉन्स है, मेडुला है और ये सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पॉन्स, ये सारे जो है हमारे पश्च मस्तिष्क के भाग हैं, यानी कि हाइंड ब्रेन कि ये तीनों पार्ट्स हैं। कौन? अनुमस्तिष्क, मेडुला और पॉन्स। तो ये जो मेडुला है जिससे स्पाइनल कॉर्ड भी कनेक्ट होता है, इसी के द्वारा ये सारी जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं कंट्रोल होती है। डैश में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। सफ़ेद फाइबर, देखिए जो हड्डी है, स्नायु है यानी कि लिगामेंट, उपास्थि यानी कि कार्टिलेज, टेंडन, ये सारे आपके हैं संयोजी ऊतक, ये सारे आपके संयोजी ऊतक हैं। और आपको याद होगा प्रीवियस सेट में मैंने आपसे कहा था कि जो टेंडन है इसका काम होता है पेशी को हड्डी से जोड़ना, जो लिगामेंट है इसका काम होता है हड्डी से हड्डी को जोड़ना। जो टेंडन है ये बना होता है कोलेजन फाइबर का, जिसे मैंने आपसे कहा था कि कोलेजन फाइबर जो है ये वाइट फाइबर है, और जो लिगामेंट है ये इलास्टिन फाइबर से बना होता है, और जो इलास्टिन फाइबर है ये येलो फाइबर है। तो सफ़ेद फाइबर पूछा है तो टेंडन हमारा आंसर हो जाएगा। और ये सारे आपके क्या है? संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? प्रजाति जो है अपनी संख्या को बनाए रखे, उसका विलोपन ना हो, खत्म ना हो जाए इस दुनिया से, पृथ्वी से, इसके लिए जरूरी है कि प्रजनन होता रहे। बी हमारा आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर जो है उपधातुएं हैं, उपधातुएं अलग करती है धातु को अधातु से। ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है।
जो धातु है यह है बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। ये 7 उपधातुएं हैं। इसके एक साइड आपको धातुएं, एक साइड जो है अधातु और एक तरफ धातु, ये दिखते हैं। तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है ये अलग करती है धातु को अधातु से। सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये है लेंथेनाइड सीरीज। इस लेंथेनाइड सीरीज में ना एक बस ये जो प्रोमीथियम है यही रेडियोधर्मी तत्व है, रेडियोधर्मी धातु है। बाकी सारे के सारे जो है रेडियोधर्मी नहीं है। ये जो एक्टिनाइड सीरीज है 90 से लेकर के 103 तक, ये सारे आपके रेडियो एक्टिव होते हैं। ये सारे धातु हैं और ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव है। और ये हमारा एफ ब्लॉक है, ये दोनों जो है एफ ब्लॉक में आते हैं। लेंथेनाइड सीरीज 58 से लेकर के 71 तक, एक्टिनाइड सीरीज 90 से लेकर के 103 तक। ये आते हैं समूह संख्या 3 में, दोनों के दोनों। लेकिन ये है आवर्त संख्या 6 के तत्व और ये है आवर्त संख्या 7 के तत्व। समूह की बात करें तो दोनों समूह संख्या 3 और एफ ब्लॉक के तत्व हैं। डी ब्लॉक के तत्व को हम लोग संक्रमण तत्व बोलते हैं और इसे हम लोग बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व, संक्रमण धातु, और इसे बोलेंगे आंतरिक संक्रमण धातु। डी ब्लॉक में सारे के सारे धातु हैं, ये भी सारे के सारे धातु हैं। एस ब्लॉक में भी सारे के सारे धातुएं हैं। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर देख लो 57 है, एक्टिनियम का 89 है और ये दोनों डी ब्लॉक के तत्व हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है, आपको पता ही है। डायमंड के बारे में कुछ बातें हैं जो आप ध्यान में रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हीरा बनाना है, संश्लेषित करना है तो कैसे होगा? शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जाता है। ये संश्लिष्ट हीरे जो होते हैं आकार में छोटे होते हैं। हीरा कार्बन का शुद्ध रूप है, हीरा कार्बन का अपरूप है, हीरा विद्युत का कुचालक है, हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, हीरा का अपवर्तनांक है 2.42 और क्रांतिक कोण है 24.4 डिग्री। ये सारी की सारी जो बातें हैं ये इंपॉर्टेंट है। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। मनुष्यों में देखो कौन कौन से आपके संयोजी ऊतक हैं। हड्डी है, उपास्थि है, टेंडन है, लिगामेंट है, एडियोलर है, एडिपोज है और रुधिर है। एकमात्र तरल संयोजी ऊतक रुधिर है, यह सबसे मुलायम संयोजी ऊतक रुधिर है और सबसे कठोर हड्डी है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हड्डी। ये हमारा आंसर। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ओपेरिन एंड हाल्डेन। ओपेरिन एंड हाल्डेन आपने सुना होगा, इन्होंने दिया था रासायनिक विकास का सिद्धांत, केमिकल इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। ओपेरिन एंड हाल्डेन का रासायनिक विकास। देखिए, डार्विन साहब ने कहा, डार्विन साहब ने यह समझा दिया कि सरल जीव का इवोल्यूशन होते 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 जटिल जीव बना है। इन्होंने क्या समझाया कि जो सरल जीव थे उसी का विकास हुआ लंबे समय तक, फिर धीरे धीरे क्या है कि जटिल जीव का निर्माण हुआ। मेंडल साहब ने यह समझा दिया कि कैसे माँ बाप से जो है लक्षण जो है बच्चों में वंशागत हो जाते हैं, चले जाते हैं। ये दोनों ने ये बातें कही, लेकिन ये दोनों ये नहीं समझाएं कि आखिर पृथ्वी पर पहला जीवन कैसे आया। जीव के आने के बाद की कहानी है इन दोनों ने जो भी बातें कही जीव के आने के बाद की कहानी है, लेकिन पृथ्वी पर पहला जीवन आया कैसे, ये इन दोनों ने नहीं समझाया। ये समझाया ओपेरिन एंड हाल्डेन ने। देखिए, हम जानते हैं कि कोशिका के अंदर जो है, जो कोशिका झिल्ली है लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन, वसा और प्रोटीन से, उसके अंदर डीएनए होता है। तो कोशिका के निर्माण के लिए, हर जीव में कोशिका है, कोशिका के निर्माण के लिए क्या है कि हमें चाहिए कार्बनिक अणु, कार्बनिक यौगिक चाहिए, जैसे कि न्यूक्लिक अम्ल है, प्रोटीन, शर्करा, वसा, ये सारे चाहिए। तो ओपेरिन एंड हाल्डेन ने क्या कहा कि पहले हुआ होगा रासायनिक विकास। रासायनिक विकास कैसे? कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय जो अकार्बनिक अणु थे, जैसे कि जलवाष्प है, अमोनिया है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर अमोनिया काटकर मीथेन लिखना, मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, उस समय ये सारे जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे उस समय जब धरती का निर्माण हुआ था। पहले इसका हुआ केमिकल इवोल्यूशन, ये अकार्बनिक अणु जो है इवॉल्व हुए और बनाए कार्बनिक अणु, यहाँ से हटा देना, कार्बनिक अणु जैसे कि ये सारे। फिर ये सारे क्या है कि आपस में कंबाइन हुए धीरे धीरे धीरे, तब जाकर के जीवन की उत्पत्ति हुई और सबसे पहले एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई जल में। यही चीज जो है ओपेरिन एंड हाल्डेन ने कहा। इन्होंने ये चीज बताया कि कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई होगी पृथ्वी पर। पहले हुआ रासायनिक विकास, किसको बोलते हैं? अकार्बनिक अणुओं से कार्बनिक अणुओं का विकास। उसके बाद जीवन की उत्पत्ति। एक कोशिका के निर्माण के लिए सारी चीजें चाहिए, आपको पता है।
इन्होंने जो बातें कही ये बात आखिर सच है भी या नहीं, इसी को प्रूफ करने के लिए दो वैज्ञानिक थे, यूरे एंड मिलर। यूरे एंड मिलर इन्होंने कर लिया एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया कि आर्टिफिशियल तरीके से एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया जो उस समय से मिलता था जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था। पृथ्वी का वातावरण जैसे था उस समय ना, ठीक वैसे ही उन्होंने आर्टिफिशियली क्या किया कि लैब में अपना पूरा वैसा वातावरण तैयार कर लिया। और फिर इन्होंने ये सारे अकार्बनिक अणु लिए और इससे देखा कि ये बनता है या नहीं। तो इन्होंने देखा कि ये बन गया। तो ये चीज़ साबित हो गया कि जो ओपेरेन एंड हार्डे ने कहा ये बातें सच हैं। यही चीज़ हुआ होगा, पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ होगा, उसके बाद जा कर के ये सारे बने होंगे, तब जीव जो है आया होगा। यानी पहला जीव जो है इस धरती पे अकार्बनिक अणुओं से ही बना है। अब देखो, एक किताब है द ओरिजिन ऑफ लाइफ जो ओपेरिन ने लिखी है। देखो यहाँ पर है द ओरिजिन ऑफ लाइफ। एक आपने सुना होगा द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। ये द ओरिजिन ऑफ लाइफ है। तो सवाल को जरा ध्यान से पढ़ लेना, लाइफ है या फिर स्पीशीज है। आंसर दोनों का अलग अलग होगा। कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब धातु को उसके अयस्क से प्राप्त करने के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। इसमें देखो ये सारे जो धातु है ना, इनको इनके अयस्क से प्राप्त करने के लिए वैद्युत अपघटन करवाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघटन याद रखिएगा। इन सब के लिए क्या है कि रिडक्शन करवाया जाता है। रिडक्शन करवाया जाता है। अब रिडक्शन करवाना है तो रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, तो कार्बन लिया जा सकता है कोक के फॉर्म में। और इन सब को सिंपली हीट किया जाता है क्योंकि ये कम रिएक्टिव होते हैं, तो हीट करने से काम चल जाता है। तो कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जस्ता होगा नहीं। जस्ता देखो कहाँ पर, नहीं जस्ता ही हमारा आंसर होगा। सॉरी, क्या पूछा गया है, कार्बन के उपयोग के द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो सोडियम हमारा आंसर हो जाएगा। ये तीनों तो किए जा सकते हैं, सोडियम हो जाएगा। देखो यहाँ पर सोडियम यहाँ पर है। तांबा तो सिंपली हीट करके प्राप्त किया जा सकता है, अगर रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़े तो भी हो सकता है, लेकिन ये सारे जो है इसको इलेक्ट्रोलाइसिस ही करवाया जाता है। हमारा आंसर यहाँ पर डी सही है। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कार्य बराबर बल गुणे में विस्थापन कॉस थीटा। कार्य है हमारा 20 जूल, बल है हमारा 20 न्यूटन, सब एसआई मात्रक में है तो दिक्कत नहीं है, और जो विस्थापन है 2 मीटर है। उसके बाद कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 20/20 गुने में 2, 1/2 हो जाएगा। तो कॉस थीटा का मान 1/2 कब होता है, जब थीटा का मान कितना होता है 60 डिग्री। बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए। ये जो थीटा है ना, ये एंगल है। ये जो थीटा है ये एंगल है बल और विस्थापन के बीच। बल और विस्थापन के बीच। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है। जो परमाणु होते हैं संयोजित होकर के अणु का निर्माण करते हैं, तो एक अणु के निर्माण में जितने परमाणु प्रयुक्त होते हैं उसी को हम लोग उसकी परमाणुकता कहते हैं। तो परमाणुकता हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि ओजोन है, ओजोन के एक अणु में देखो ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, तो परमाणुकता यहाँ पर 3, ऑक्सीजन के लिए 2, और कई सारे ऐसे तत्व हैं जिनकी परमाणुकता 1 होती है। यानी जैसे कि हीलियम है, अपने आप में ये एक अणु भी है और परमाणु भी है। नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, लिथियम है, सोडियम है, ये सारे जो है अपने आप में एक परमाणु भी है, अणु भी है। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। एक हॉर्स पावर या फिर एक अश्व शक्ति। विद्युत ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, इसी को वाट सेकंड बोलते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। व्यावसायिक मात्रक है ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का 1 किलोवाट घंटा बराबर इतना जूल होता है। ऊष्मीय ऊर्जा का सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। सीजीएस मात्रक या फिर प्रैक्टिकल यूनिट ऊष्मीय ऊर्जा के लिए कैलोरी है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, जूल प्रति सेकंड। एक हॉर्स शक्ति या फिर हॉर्स पावर या फिर अश्व शक्ति
746 वाट के बराबर होता है। बी हमारा आंसर। तो यहाँ पर हमारा सेट नंबर जो 15 है समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 16 में। थैंक यू सो मच।